हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी एमएड एंट्रेंस की क्लास नंबर 10th स्टार्ट होने जा रही है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, टाइमली अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो भाई अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए उसे, क्योंकि अगर लाइफ में आप अपना गोल ही भूल जाते हो तो ये सबसे बड़ा, ये कह दो, आपका ड्रॉबैक है पीछे जाने का। ठीक है, और सिर्फ एक एजुकेशन ही ऐसा हथियार है आपके हाथ में जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ एक ऐसा वेपन है, ओनली एजुकेशन, जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो अपना गोल तो मत भूलिए, कभी भी मत भूलिए, हर टाइम उसको माइंड में रखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है भाई, चलिए एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हर एक वीडियो, हर एक क्लास आप देख सके, एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है, और आपकी तैयारी में मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई भी आपकी तैयारी में कोई भी टॉपिक मिसिंग हो या वो छूटे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल नॉलेज कमीशन NKC 2009, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, वैसे तो आपने बीएड में भी पढ़ा ही होगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में, फिर भी हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्योंकि एमएड एंट्रेंस में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का विकास करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो एक नॉलेज की ज़रूरत होगी जो कि ऑथेंटिक भी हो और जिसका एजुकेशनल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा योगदान हो। इसी कारण 13 जून 2005 को श्री सैम प्रीतोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस आयोग में अध्यक्ष प्रीतोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य थे और इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया। इस आयोग के जो चेयरमैन थे वो श्री सैम प्रीतोदा हैं। ठीक है, इनका आप नाम याद रखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एंट्रेंस में कि श्री सैम प्रीतोदा जो हैं वो कौन थे, NKC के चेयरमैन थे या फिर क्या थे, या फिर ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि NKC के चेयरमैन कौन थे। ठीक है भाई, चलिए अब ये जो था इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी NKC के रिकमेंडेशंस देख लेते हैं क्या थी। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि पूरे देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है, और ताकि भारतवर्ष जो है वो 2015 तक सकल नामांकन के कम से कम 15% अनुपात को प्राप्त कर सके। दूसरी चीज़ इन्होंने कही, कम से कम 3 साल में पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो। पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम को रिपीट किया जाए, उसको रीन्यू करके लाया जाए। तीसरी चीज़ इन्होंने कही, राज्य स्नातक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ एक केंद्रीय स्नातक शिक्षा बोर्ड भी स्थापित किया जाए। मतलब कि एक स्टेट बोर्ड तो हो ही, साथ में एक सेंट्रल बोर्ड भी जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट इन्होंने बोला, उच्च शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण IRAHE बनाया जाना चाहिए, कि उच्च शिक्षा के लिए IRAEH बनाया जाना चाहिए। ये सभी हितधारकों से स्वतंत्र होना चाहिए और इसकी स्थापना जो है वो संसद के अधिनियम द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी थी। फिर क्या हुआ, NKC ने ये सुझाव दिया कि विद्यालय शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य पर है और इसलिए नीति निरूपण में राज्यों से परामर्श लेना जरूरी है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उसी नियामक प्राधिकरण की सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का विषय होने और निजी संगठनों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की पर्याप्त मॉनिटरिंग की भी सिफारिश की। ठीक है, कि जो भी संगठन काम करते हैं एजुकेशन के लिए उनकी भी एक मॉनिटरिंग की जाए, उनको भी चेक किया जाए कि वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। चलिए, इसमें बस यही 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसका ईयर याद रखना है, दूसरी चीज़ इसके चेयरमैन याद रखना है। ठीक है, और इसकी ये 2-4 रिकमेंडेशंस आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका ये लोगो भी था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA।
ठीक है। भारत सरकार की ये प्रमुख योजना है जो माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचती है और इसकी गुणवत्ता में सुधार करती है। ये योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आई थी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये किसके लिए था? माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए। और योजना का चार्ट 2009-10 से शुरू हुआ था। इस योजना में संबंध अनुसंधान, तकनीकी परामर्श और कार्यान्वयन और धन सहायता शामिल है। ठीक है भाई, ये जो था अभियान, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई थी ताकि शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य देखें क्या क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य तो इनका ये था कि योजना के कार्यान्वयन के 5 वर्षों के अंदर, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर ही किसी भी बस्ती से उचित दूरी के अंदर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके कक्षा 11th और ये जो 10th लिखा है से 12th कर लेना भाई, 11-12 के लिए 2005-06 में 52 से लेके 52.26% से 75% का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने की परिकल्पना थी। देखिए, ये एक रेशियो था कि इतना रेशियो हमें लेकर के आना है माध्यमिक शिक्षा को लेते हुए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की रिगार्डिंग। नेक्स्ट था फिर सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट है फिर दूसरी चीज़ इन्होंने कही, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करना। फिर इन्होंने कहा माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, मतलब कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको भी सार्वभौमिक किया जाए, यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए उसका, ताकि सभी को माध्यमिक शिक्षा मिल सके। इस अवधारणा को आगे तक बढ़ाना और सार्वभौमिक बनाना, माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारना, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीख बढ़े, है ना। बिल्कुल, जब एजुकेशन होगी हर क्षेत्र में, उसका विकास होगा, तो ये तो अपने आप ही क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है फिर यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बालक लिंग, सामाजिक, आर्थिक असमर्थ या फिर अन्य रुकावटों की वजह से गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। इन्होंने ये भी कहा अपने रिकमेंडेशन में कि अगर कोई बच्चा लिंग की वजह से, मतलब मेल या फीमेल की वजह से उसमें भेदभाव हो रहा है, तो उसको भी ख़त्म करके माध्यमिक शिक्षा में उसको इंक्लूड किया जाए। या फिर सामाजिक या आर्थिक असमर्थ है वो, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक क्या है तो फाइनेंशली, या फिर अन्य रुकावटों की वजह से कोई और उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इन सब के होते हुए भी इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे। ठीक है, तो ये जो पूरा आयोग था, इसका पूरा जो एम्फेसाइज था, पूरा जोर इन्होंने दिया माध्यमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि आया था 2009 में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। वैसे तो आपने ये बीएड में भी पढ़ा ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है और भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया था और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। ठीक है, ये जो लाइन आई है ना 1 अप्रैल 2010, इसको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। पूछा जाता है क्वेश्चन कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये लागू कब से हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है फिर इस एक्ट के इस प्रवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया था। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, एंड तक ज़रूर बने रहना अगर आपको अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं। आज आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए जाएंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर ही बने रहना, नहीं बने रहोगे तो आप ही का नुकसान है, आगे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। देखिए, इसके उद्देश्य थे कि देश के सभी राज्यों में 6 से 14 वर्ष के विश्वविद्यालयों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। दूसरी चीज़ इन्होंने कही स्थानीय स्कूल में 6 साल के सभी बच्चों का नामांकन जरूरी।
अधिनियमित कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा की तरह परिभाषित करता है और अपनी प्राथमिक शिक्षा के संपूर्ण होने से किसी को भी दोषी कक्षा में नहीं रोका जाएगा। मतलब इन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है या ये कह दो लिंग, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और उसको एटलीस्ट कक्षा 1 से लेकर 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा उसको ज़रूर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है फिर किसी भी विद्यार्थी को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण मतलब उसको फेल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है फिर पहली से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट लेटर भी मिलेगा। ठीक है गाइज़, देखिए वैसे तो मैं साथ साथ इंग्लिश में एक्सप्लेन करती ही हूँ, फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है फिर 6 साल से अधिक उम्र होने के बाद भी नामांकन ना होने पर बच्चों को उचित स्कूल में नामांकन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेना उचित स्कूल में। 6 साल से अगर अधिक उम्र है और उसका नामांकन नहीं हुआ है तो भी बच्चे को उचित रूप से उचित स्कूल में नामांकन किया जाए उसका। ठीक है, एनरोल किया जाए उसको। नेक्स्ट है किसी भी राज्य के शिक्षक को अपना निजी शिक्षण संस्थान और निजी अध्यापन के कार्य की अनुमति नहीं होगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बात कही गई थी कि कोई अगर गवर्नमेंट टीचर है तो वो अपना कोई निजी होता है, कोई अपना प्राइवेट शिक्षण संस्थान, अपना इंस्टीट्यूट वो नहीं खोल सकता है, ना ही उसको ट्यूशन की अनुमति है। ये बात कही गई थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। ठीक है। नेक्स्ट है नियम अनुसार स्कूल में शिक्षक छात्र का अनुपात जो है वो 1:30 रहेगा, अर्थात एक शिक्षक पर 30 छात्र रहेंगे। एक शिक्षक पर 30 अगर 30 स्टूडेंट हैं क्लास में तो उस पर एटलीस्ट एक शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर स्कूल में छात्रों छात्राओं के लिए विशेष टॉयलेट की सुविधा होगी। जरूरी प्रमाण पत्र के कारण किसी भी छात्र को स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल में नामांकन की किसी भी बच्चे की स्मृति परीक्षण नहीं होगा। मतलब स्कूल में अगर नामांकन किया जा रहा है, बच्चे को एडमिशन दिया जा रहा है तो किसी भी तरह का उसका मेमोरी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या करना था इनको, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि हमें हर हाल में बस बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तो देनी ही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आ जाती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो थी भारत की नई शिक्षा नीति है और इसका जो पैटर्न है किस पैटर्न पर आधारित है, 5+3+3+4 पर। ये आप ज़रूर ध्यान रखना, 5+3+3+4 पूछ लेता है एग्जामिनर, जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया। 1986 में जारी हुई ये शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया संशोधन है। भारत में कुल 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में बदलाव करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार की गई है। उसमें भी अभी केवल शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे लागू करने में अभी कई साल लग सकते हैं। ये शिक्षा नीति जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, कस्तूरी रंजन जी का आप नाम याद रखेंगे, कभी कस्तूरी रंजन दे देता है, कभी कस्तूरी रंगन दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर देखिए इसके कुछ सुझाव क्या हैं। 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, ठीक है, MHRD जो है उसका नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है पुरानी शिक्षा नीति के तहत 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जाता है, उसमें बदलाव करके ये कहा गया कि अब 3 साल की एज में ही हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन देंगे। नेक्स्ट फिर इन्होंने इसमें कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा को भी इन्होंने शामिल किया। पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा 3 साल तक दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए और क्या है इसमें, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल में 10+2 प्रोग्राम को हटा के 5+3+3+4 प्रोग्राम को शामिल किया गया। नेक्स्ट है देखिए ये प्रोग्राम है क्या, इसका मतलब है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 12वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है वो 4 स्टेज में दी जाएगी। 5 वर्ष की शिक्षा फाउंडेशन स्टेज में, उसके बाद की 3 वर्ष की शिक्षा प्रिपरेटरी स्टेज में और दूसरे 3 साल मिडिल स्टेज और अंतिम 4 सीनियर सेकेंडरी स्टेज में आएगा। ठीक है भाई,
तो यहाँ पर हमारे सारे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। इवन यहाँ हमारी एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाती है आज। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, एक भी वीडियो मिस ना करें आप, मैं तो यही चाहूँगी। एक बार समराइज़ कर लेते हैं पूरी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे एनकेसी के बारे में। मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप एनकेसी का ईयर याद रखेंगे और इसके चेयरमैन का नाम याद रखेंगे, और ये जो 4 रिकमेंडेशन दी गई हैं इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो आया था, इसका भी आपको ईयर याद रखना है, और ये किस योजना पर आधारित था। तो ये माध्यमिक शिक्षा के लिए ही था, उसमें सुधार करने के लिए था, ये आप याद रखना। दूसरी चीज़ जो है इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में आ जाती है, ये इसका ईयर याद रखना है, और ये कब लागू हुआ, कब से लागू हुआ, उसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2010 से। दूसरी चीज़ फिर आपको याद रखनी है कि ये किस चीज़ के लिए था। ये प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी करने के लिए ही इसने बात की थी। ठीक है भाई, सॉरी, कक्षा 1 से 8 तक की। नेक्स्ट फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, और 5+3+3+4 ये तो आपको ज़रूर याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट बहुत ही सारे क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और अपने गोल को तो मत भूलिए। ठीक है, एक एजुकेशन ही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि एजुकेशन ही आपके हाथ में एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।